नमस्कार, कैसे हैं आप सब। और आप सबका स्वागत है हिंदी साहित्य की क्लास में। हिंदी साहित्य की क्लास में हम कंप्लीट कर चुके हैं आदिकाल को, हम भक्ति काल को भी कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम देखेंगे रीतिकाल को। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करिए। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक एकदम चला जाएगा और आप क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रीतिकाल। रीति शब्द की व्युत्पत्ति रिंग धातु में कतिन प्रत्यय के योग से बनी है, जिसका अर्थ है रीति और इसका अर्थ है पद्धति, शैली, परंपरा। एक अर्थ इसका रीति भी है और अन्य जो अर्थ है वो पद्धति भी है, शैली भी है और परंपरा भी है। इसकी परिभाषा हिंदी साहित्य के विकास के तृतीय चरण में संस्कृत के लक्षण ग्रंथों, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ से प्रेरणा लेकर जिस काव्य की रचना हुई उसे रीति काव्य तथा जिस कालखंड में यह रचना हुई उसे रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। रीतिकाव्य शब्द के प्रथम प्रयोक्ता जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है। रीतिकाल शब्द के प्रथम प्रयोक्ता आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ध्यान रहे, रीति काव्य के प्रथम प्रयोक्ता हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन रीति काव्य और रीतिकाल शब्द के प्रथम प्रयोक्ता हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब बात कर लेते हैं रीतिकाल की समय सीमा पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा एवं नागरी प्रचारणी सभा काशी के अनुसार रीतिकाल की जो समय सीमा है वो है विक्रमी संवत 1700 से 1900, जो कि सर्वमान्य है। यदि हम इसका ईस्वी सन बनाएंगे तो बनेगा 1643 से 1843 ईस्वी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इसकी समय सीमा है 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार इसकी समय सीमा है 1500 ईस्वी से 1857 ईस्वी। मिश्र बंधुओं के अनुसार इसकी समय सीमा है विक्रमी संवत 1681 से 1879 ईस्वी। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार इसकी समय सीमा है विक्रमी संवत 1600 से 1900। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार समय सीमा है 17वीं सदी मध्य से 19वीं सदी मध्य। अब देख लेते हैं रीतिकाल को विद्वानों द्वारा दिए गए नाम क्या क्या हैं। रीति काव्य और द आर्स पोएटिका कहा है ग्रियर्सन ने। अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। द अलाबोराइज्ड पीरियड कहा है एडविन ग्रीव्स ने। श्रृंगार काल कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रीति श्रृंगार काल कहा है डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने। साहित्य शास्त्रीय काल कहा है पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने। कला काल कहा है डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल एवं डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। उत्तर मध्यकाल एवं रीतिकाल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। गुंडेपन एवं सौदेपन की हरकत कहा है मार्कंडेय वाजपेयी ने। ललित कलाओं का श्रृंगार काल कहा है, लेकिन ये ज्ञात नहीं है कि किसने कहा है। अब देख लेते हैं रीतिकाल के नामकरण के संबंध में विद्वानों के क्या क्या मत हैं। रीतिकाल के नामकरण के संबंध में विद्वानों के कथन। इस काव्य प्रणाली में अलंकारों एवं आचार्यत्व की प्रधानता ही रही। इससे अप्रभावित कवि भी अलंकारों का मोह नहीं छोड़ सके। अतः इस कालखंड के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नाम अलंकृत काल है और यह कथन है मिश्र बंधुओं का। यदि रीतिकाल के समस्त ग्रंथों की छानबीन की जाए तो स्पष्ट होता है कि सब प्रकार के ग्रंथों में श्रृंगार किसी न किसी रूप या परिमाण में अवश्य मिल जाता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला कथन है, इस कालखंड में कलात्मकता के प्रति अत्यधिक आग्रह रहा, अतः मुझे इसके लिए कला काल नाम सर्वाधिक उपयुक्त दिखाई देता है। रामशंकर शुक्ल रसाल। इस काल को कलाकाल नाम देना समीचीन ज्ञात होता है। रीति काव्य और श्रृंगार काव्य के साथ इस काल में इतनी अधिक प्रवृत्तियां और विचारधाराएं और ललित शिल्प की साधनाएं दृष्टिगत होती हैं कि उनमें कला का प्रांजल रूप अनायास ही दृष्टिगत होता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा।
अगला कथन है, वास्तव में श्रृंगार और वीर इन दो रूपों की कविता ही इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार रस की रही। इससे इस काल को इस विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब देखते हैं रीति काल के उदय के कारण क्या रहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आश्रयदाता राजाओं की अभिरुचि के कारण रीति काव्य का उदय हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत के लक्षण ग्रंथों से प्रेरणा लेकर रीति काव्य रचा गया। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार दरबारी संस्कृति के कारण कवि निराश एवं कुंठित हो गए, इससे रीति काव्य का उदय हुआ। अब डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं, नवीन विषयों की तलाश थी, इसीलिए रीति काव्य का उदय हुआ। अब देखते हैं रीति काल के पतन के कारण क्या है। रीति काल के पतन के कारण है, काव्य में लोक मंगल का अभाव था, अतिशय श्रृंगारिकता थी, चमत्कार अतिशयता था। यह तीन जो कारण है, यह मेन कारण है जिससे रीति काल का पतन जल्दी हो गया। अब देखते हैं रीति काल के प्रवर्तक कौन है, किसके अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है चिंतामणि, और डॉक्टर नगेंद्र एवं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार है डॉक्टर नगेंद्र एवं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार है केशव दास, और जो कि सर्वमान्य मत है। अब देखते हैं रीति काल के प्रवर्तक के संबंध में आलोचकों के मत क्या हैं। हिंदी में रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी काव्य शास्त्र की परंपरा में ही केशव के आचार्यत्व पर विचार करें तो केशव का महत्व असंदिग्ध है। उनको हिंदी काव्य शास्त्र व रीति काल का प्रवर्तक होने का गौरव प्राप्त है, डॉक्टर नगेंद्र। अब हम देखेंगे रीति काव्य के संबंध में विशेष तथ्य क्या हो सकते हैं। हिंदी में रीति परंपरा की प्रथम रचना है हित्य तरंगिणी, जो कि कृपाराम की है, और इसका रचना काल है 1541 ईस्वी। इसमें कुल छंद हैं 400, और इसमें क्या है, इसमें है नायिका भेद का चित्रण है। रीति काल के अंतिम कवि हैं ग्वाल। रीति काल की अंतिम रचना है रस रंग, 1853 ईस्वी, रचनाकार हैं ग्वाल। रीति काल में लक्षण ग्रंथ लिखने वाले अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं पद्माकर। रीति काल के अंतिम श्रृंगारी कवि हैं द्विजदेव। रीति काल के प्रतिनिधि कवि हैं, यानी संपूर्ण रीति काल के जो प्रतिनिधि कवि हम जिनको कह सकते हैं वो बिहारी हैं। अब देख लेते हैं रीति काल की विशेषताएं या प्रवृत्तियां क्या रही। रीति काल की विशेषताएं या प्रवृत्तियां, श्रृंगारिकता है, वीर रस एवं राज प्रशस्ति है, लक्षण ग्रंथों की रचना है, ब्रज भाषा का प्रयोग है, यानी इसमें ब्रज भाषा का प्रमुखतया प्रयोग हुआ है, किसमें, रीति काल में। मुक्तक काव्यों की रचना है, दरबारी संस्कृति का चित्रण है, नायिका भेद का चित्रण है। रचनाकारों में कवि और आचार्य दोनों बनने की प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है। चमत्कार अतिशयता है, छंद वैविध्य है। छंद वैविध्य को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, यानी हमें क्या क्या देखने को मिलता है। एक तो हमें मिलता है श्रृंगार निरूपण, जो कि सवैया छंदों में हमें देखने को मिलता है। इसमें नक्षिक वर्णन की परंपरा हमें दिखाई देती है। वीर रस हेतु कवित छंद का प्रयोग हुआ है। भक्ति एवं नीति संबंधी पदों के लिए दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। अब हम देख लेते हैं रीतिकालीन कवियों का वर्गीकरण। रीतिकालीन कवियों का वर्गीकरण, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकालीन कवियों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा है: रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। तो पहले हम देख लेते हैं रीतिबद्ध कवि को। वे कवि जिन्होंने संस्कृत के लक्षण ग्रंथों से प्रेरणा लेकर काव्य रचना की तथा काव्य शास्त्रीय ग्रंथ भी लिखे, रीतिबद्ध कवि कहे गए। प्रमुख रीतिबद्ध कवि हैं केशवदास, मतीराम, चिंतामणि, भूषण देव, सोमनाथ, ग्वाल, भिखारीदास, अमीरदास, सूरती मिश्र, रसिक गोविंद, कुमारमणि, मंडन मिश्र, कुलपति मिश्र, पद्माकर, जसवंत सिंह, तोष, रसलीन।
अब देख लेते हैं रीति सिद्ध कवियों को। रीति सिद्ध कवि वे कवि जिन्होंने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ नहीं लिखे किंतु रीतिबद्ध कवियों द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर संस्कृत के लक्षणों को ध्यान में रखकर काव्य रचना की रीति सिद्ध कवि कहे गए। प्रमुख रीति सिद्ध कवि हैं बिहारी, कृष्ण कवि, पजनेश, नरपशंभु, वृंदावन यानी वृंद, रसनिधि, निवास, बेनी कवि, विक्रमादित्य, राम सहाय दास, हठीजी, सेनापति। और अब देखेंगे हम रीति मुक्त कवियों को। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, दिखाई नहीं दे रहा। अब ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे रीति मुक्त कवियों को। रीति मुक्त कवि वे कवि जो परंपराओं से पूर्णतया मुक्त रहे तथा अपनी अनुभूति के आधार पर स्वच्छंदता पूर्वक काव्य रचना की, उन्हें रीति मुक्त कवि कहा गया। अब इसमें कौन कौन आते हैं वो देख लेते हैं। इसमें केवल 5 हैं। घनानंद जो कि इस धारा में प्रमुख हैं, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव। इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम कवियों से शुरू करेंगे और हम देखेंगे रीतिबद्ध काव्य धारा को और एक एक कवियों को हम देखेंगे। तो इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।